हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज हम लोग भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। इसमें दो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे और सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक पूरा समझेंगे, कहाँ से इनका उद्गम हुआ, ठीक है, कहाँ पे जाके अपना जल विसर्जित करती हैं, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, बाएं से सहायक नदी, दाएं से सहायक नदी। ये पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये आरओ और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नदी तंत्र से सवाल आता ही आता है। चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो, सब में क्वेश्चन इससे 2 से 3 आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय अपवाह तंत्र का अगर वर्गीकरण देखें तो कितने आधार पे वर्गीकरण किया गया है भारतीय अपवाह तंत्र का। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला जो आधार है वो है जल विसर्जन के आधार पे। दूसरा क्या है, अरब सागर अपवाह तंत्र है। तीसरा है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र है। अब अरब सागर, और जैसे आप अगर यहाँ पे मैप बनाइए, ठीक है, तो ये जो मैप आप बनाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे जब मैप बनाएंगे तो ये क्या है आपका, जो है ये बे ऑफ बंगाल है। क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। यानी कहने का मतलब है कि जो नदियां अपना जल विसर्जन कहाँ करती हैं, बे ऑफ बंगाल में करती है, बंगाल की खाड़ी में करती हैं, उनको क्या है, जल विसर्जन के आधार पे ना उनको बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र कहेंगे। जो नदियां अपना जो अपवाह तंत्र है, कहाँ पे जल अपना विसर्जित करेंगी, अरब सागर में करेंगी। यहाँ पे है अरब सागर, ठीक है, अरब सागर में करेंगी, उनको अरब सागर अपवाह तंत्र कहेंगे। जल विसर्जन के आधार पे जो है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो ये आपका हेडिंग रहेगा, यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो इसको, ठीक, तो देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो अपवाह प्रणालियों को एक जल विभाजक रेखा के रूप में अलग किया जाता है, जिसमें पश्चिमी घाट अगर ले लें, देखिए पश्चिमी घाट, अब देखिए फिर से मैप मैप इससे बार बार बनाती हूँ कि आप लोगों को एकदम समझ आ जाए। देखिए, ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट है, और ये क्या है, पूर्वी घाट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है ना कि अगर जल विभाजक रेखा के रूप में देखा जाए तो अलग किया जाता है, जिसे पश्चिमी घाट में अरावली, ठीक है, और यमुना सतलुज को शामिल किया जाता है। सभी अपवाह तंत्रों में 90% जल केवल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यानी कि अगर 90% देखें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और 10% की बात करें, नर्मदा और तापी का जल विसर्जन यहाँ पे होता है। दो नदियों का केवल जल विसर्जन कहाँ पे होता है, इधर में होता है अरब सागर में, तो 10% यहाँ पे आएंगी। तो 90 और 10 का रेशियो है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब उत्पत्ति या प्रकृति और विशेषताओं के आधार पे अगर देखते हैं, तो पहला उत्पत्ति के आधार पे अगर यहाँ पे देखते हैं तो हिमालय अपवाह तंत्र आता है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र आता है। हिमालयी अपवाह प्रायद्वीपीय अपवाह की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। तो अब देखते हैं हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र कहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ फिर मैप बनाइए आप, ठीक, तो ये जो ऊपर से है ये हिमालयी अपवाह तंत्र है। ठीक है, ये पूरा ऊपर से जाएगा, और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट आएगा, यहाँ पे भी जो अपवाह तंत्र आएगा, ये भी हिमालयी अपवाह तंत्र के ही अंतर्गत आता है। ये जो इसमें जो नदियां इससे उत्पन्न होती है, ये 12 मासी होती हैं। क्यों 12 मासी होती है, जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता रहता है ये नदियां बहती रहती हैं, तो इस हिसाब से ये 12 मासी रहती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये है प्रायद्वीपीय भारत आपका। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये 12 मासी नहीं होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, ये वर्षा पे डिपेंड करती हैं। बारिश होता है तो इसमें पानी रहता है, बारिश नहीं रहेगा, गर्मी बढ़ेगा, सूख जाएंगी ये। ठीक है, जैसे राजस्थान का ले लीजिए एरिया, इधर प्रायद्वीपीय भारत आप पूरा ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि जो हिमालयी अपवाह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। अब यहाँ पे अगर देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग ये मैप में समझ लेंगे। ठीक है, इस तंत्र में हिमालय और ट्रांस हिमालय से उत्पन्न होने वाली जो नदियां हैं, हिमालय उपवाह तंत्र में शामिल होती हैं। इसके 3 प्रमुख नदी तंत्र इसमें शामिल है। कौन कौन से, पहले जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र, दूसरा है सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहले भी इसको सिंधु नदी तंत्र रखना चाहिए था। तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये जो नदियां हैं ये हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगी। ये चीज याद कीजिएगा, ये हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत, अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग पूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की नदियां आज हम लोग नहीं देखेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा,
तो देखिए ये नदियां बर्फ के पिघलने और वर्षा के होने के कारण बहती है, इसलिए इन्हें बारहमासी नदियां कहा जाता है। किन्हें? गंगा को, सिंधु को और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को बारहमासी नदियां कहा जाता है। अब यहाँ पे है हिमालयी नदियों के विभिन्न भौगोलिक जो विशेषताएं हैं, उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसके ऊपरी क्षेत्र में युवा अवस्था, हिमालय क्या है? ये युवा अवस्था है। गार्स का निर्माण होता है, वी आकार की घाटियां बनती हैं, तीव्र ढाल होते हैं और झरने, ये सारे जो है ये मिलते हैं। अगर आपसे पूछे हिमालयी जो नदी तंत्र है उसकी विशेषता बताइए, तो क्या होगा? ऊपरी क्षेत्र जो है क्या है? यंग है, युवा आकार है, युवावस्था है, गार्स का निर्माण होता है, वी आकार की घाटी, ये सारे क्या है? ये सारे विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्रों या मध्य भाग जो है, अब देखिए ये बात क्या कर रहा है, अगर आप लोग मैप में देखिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है, ठीक, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है जो तिब्बत से लेकर के आपका आएगा, तो तिब्बत चाइना ये लेकर के आएगा, लद्दाख का एरिया आएगा, तो ये जो एरिया है ये क्या है? ये यंग है, ठीक है। अगर हम मध्य की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा गंगा नदी तंत्र आता है, ये मध्य एरिया है, जैसे कि यूपी हुआ आपका, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये पूरा जो एरिया है उत्तराखंड से गंगा का उद्गम देखो यहाँ से जो होगा, यहाँ से पूरा आएंगे गोमुख से, तो ये जो एरिया है ये परिपक्व बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? परिपक्व बोला जाएगा, जो मध्य भाग है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें देखिए मैदानों में प्रवेश करते समय ये सपाट नदियां, गोखू झील, बाढ़ के मैदान, ठीक है। ये तो हम लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? मैदानी एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। और जैसे इस तरह डेल्टा जैसी, अब डेल्टा कैसे? यहाँ पे जब ये नदी गंगा नदी कहाँ अपना वे ऑफ बंगाल में जल विसर्जित करती है तो डेल्टा का निर्माण करती है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है, ये भी हम लोग को पता है। तो ये डेल्टा का निर्माण कौन करता है? मध्य की जो नदियां हैं ये करती हैं, ठीक है। मैदानी भाग की नदियां ये करती हैं। अब ये एक मजबूत चक्रीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। इसमें मार्गों के जो अक्सर परिवर्तित करते हैं, मतलब ये अपने मार्गों को अक्सर, ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसे चल रही है तो देखिए ऐसे चल रही है तो इसी रास्ते चलेंगी, ये ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे सरयू, घाघरा, ये नदियां कटान बहुत करती हैं, देखिए ऐसे भी चल सकती है। अगर ऐसे चल रही हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल बाद वो ऐसे भी चल सकती हैं, ये रास्ता खाली करके वो इधर से चलेंगी, ठीक है। तो ये अपने मार्ग को क्या करती हैं? परिवर्तित करती रहती हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम लोग मैप में समझ लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र समझते हैं। तो ये जो एरिया है ये सिंधु नदी तंत्र का है। सिंधु नदी तंत्र में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिए मैं बना देती हूँ, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये है और ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बना देती, इसको अलग से बना देती हूँ मैं। तो अगर ये आइए तो ये देखिए पहला ये बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा आपका ये बनेगा, तीसरा इसी से लेकर के आपका बनेगा यहाँ पे चेनाब का बनेगा, और इसके बाद यहाँ से आप आइए तो रावी बनेगा, और इधर से आइए आप तो क्या बनेगा आपका? सतलुज बनेगा। इसी सतलुज में से आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे ब्यास बन जाएगा। तो ये चीज है पूरा, ये सिंधु नदी तंत्र है। क्या है ये? सिंधु नदी तंत्र है, जिसमें कि यहाँ पे ये सिंधु है, ठीक है। और ये क्या है आपकी? झेलम है। झेलम के बाद ये आते हैं चेनाब आपकी, ठीक है। चेनाब के बाद क्या आएंगी? रावी आएंगी। रावी के बाद क्या आएंगी? यहाँ पे ब्यास आएंगी, ये है ब्यास। और ब्यास के बाद सबसे लास्ट में आती है सतलज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है टर्म। तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, याद कीजिएगा, इसको रट लीजिएगा एकदम, क्योंकि ये क्या होता है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को और साउथ से नॉर्थ अरेंज करने को आता है। इसके पहले कैपिटल लेटर से याद कर लीजिए, या कैसे भी करके, जैसे एस याद कर लीजिए, जे याद कर लीजिए, सी याद कर लीजिए, आर, बी और एस, ठीक है। या तो सिंधु, अब इसको 3 4 बार मैप में देखेंगे याद हो जाएगा, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये क्या था? ये सिंधु नदी तंत्र था। अब हम लोग आते हैं सिंधु नदी तंत्र। देखिए यहाँ से ये सब देखिए जा रही है सिंधु नदी तंत्र, और ये देखिए ये सॉरी यहाँ से क्या होता है, तिब्बत से जो है बुखार जो यहाँ पे है ना हिमनद, यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से जब आती हैं, ये देखिए ये डायरेक्शन इनका क्या रहेगा? इधर रहेगा। इधर से आएंगी, फिर उसके बाद क्या होगा? इनकी सहायक नदी जुड़ जाएंगी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी इनकी जो है क्या है? सहायक नदियां जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पे ये क्या है? ये पूरा गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र अगर देखते हैं तो देखिए जो गंगा नदी तंत्र है इसमें देखिए इनके बाएं से सहायक नदी अगर देखते हैं, दाएं से, ये सब पूरा डिटेल में भी यहाँ पे भी है, क्योंकि इसमें इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ये डिटेल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग इधर क्लियर भी दिख भी रहा है ये क्लियर।
तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी है ना, ये पूरा इंडस का झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये भी पूरा डिटेल में देखेंगे। ये एक मैप ओवरऑल के लिए दे लिया है कि लोकेशन आप लोग देख लीजिए कहाँ पे है। अब ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की नदियां हैं। ये जो नदियां आएंगी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आएंगी। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहा जाएगा। ये क्या है आपका, ये पूरा हिमालय नदी तंत्र कहा जाएगा। यहाँ से पूरा यहाँ तक हिमालय नदी तंत्र जो कि 12मासी होती है। अब प्रायद्वीपीय आपकी ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत की आएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र इस प्रणाली में सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये पंच नदी इनको कहा जाता है, ये शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, भारत के राज्यों में अगर देखें तो सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक हिस्सा है। बाकी हिस्सा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इंडस जिसे कि सिंधु के नाम से जाना जाता है, भारत में हिमालयी नदियों की सबसे पश्चिमी नदी है। अगर भारत में बात करें हिमालयी नदियों की तो सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। अब यहाँ पे ऐसे पूर्वी देखेंगे, मध्य में गंगा आएगी, तो ये सी है। सिंधु की उत्पत्ति कैलाश पर्वत में 4164 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे तिब्बती क्षेत्र के जो बोखारचू है इसके निकट हुआ है। तो यहाँ पे है, आप लोग को मैप में मैंने दिखाया भी है। देखिए ये चीन तिब्बत है ना, यहाँ पे बोखारचू क्या है, बोखारचू यहाँ पे ग्लेशियर है, हिमनद है। इसी हिमनद से क्या इसकी उत्पत्ति हुई है, सिंधु नदी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जैसे जैसे बुखारचू, जो बोखरचू या बुखारचू बोलते हैं, हिमनद पिघलता रहता है, वैसे से सिंधु नदी बहती रहती है। जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने के बाद ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बहती हैं। तो जम्मू कश्मीर में अगर प्रवेश करती है तो किसके बीच बहेंगी, ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहेंगी, ठीक है। अब श्रेणी जो है ये आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। ये आप लोग को याद होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ये पढ़ा दिया गया है। या लेह में जास्कर नदी से मिलती, तो लेह में कहाँ मिलेंगी, जास्कर नदी से मिलेंगी। सिंधु को हिमालय, लद्दाख, जास्कर और कैलाश के हिमनद से जल की प्राप्ति होती। तो सिंधु नदी तंत्र को किससे जल की प्राप्ति होती, तो लद्दाख से, जास्कर से, कैलाश के हिमनद यानी कि ग्लेशियर से जल की प्राप्ति होती है। यह 3600 किलोमीटर लंबी और दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तिब्बत में सिंधु की जो सिंगी खम्बन है या खम्बन है, जो जिसको शेर के मुख के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में जो सिंधु है, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, इंडिया मतलब भारत में सिंधु के नाम से जानी जाती हैं। अगर तिब्बत की बात करें, तिब्बत से इनकी उत्पत्ति होती है बुखारचू हिमनद से, वहां पे इनको सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। सिंगी खम्बन का मतलब होता है शेर के मुख जैसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सिंधु जो है दर्दिस्तान में अगर क्षेत्र में चीलर के पास पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। आपसे पूछ सकता है पाकिस्तान में कब कहाँ से प्रवेश करती है, दर्दिस्तान क्षेत्र में चीलर के पास से ये प्रवेश करती हैं। ऊपरी भाग में सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदी है, ऊपरी भाग और निचले भाग, यानी कि देखिए जैसे ऊपरी भाग यहाँ से सिंधु निकल रही है तो इनके ऊपरी भाग में और इनके यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ पे सिंधु को खड़ा कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर का भाग होगा ये राइट हैंड साइड होगा, यानी कि ये क्या होगा, दायां होगा, और ये क्या होगा आपका लेफ्ट होगा, यानी कि बायां होगा। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां जैसे श्योक है, गिलगिट है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, ये गास्टिन और द्रास, ये सारी नदियां क्या है, ऊपरी भाग यानी राइट हैंड साइड, यानी कि बाएं से जो सहायक नदियां हैं ये है। अगर हम निचले भाग देखें, दाएं से सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, अरेंज करने को आता है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु की जो है ये प्रमुख सहायक नदी है दाएं से, सॉरी बाएं से, ये लेफ्ट होगा ना, तो बाएं से होगा निचले हिस्से में। अतः सिंधु पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती। तो कहाँ पे मिलती है, तो ये अरब सागर में मिलती हैं। कहाँ पे जाके, अरब सागर में, पाकिस्तान के पास कराची में जाकर के ये अरब सागर में मिल जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, यहाँ से ये गई हैं, ये देखिए ये है ना कराची, कराची से यहाँ पे इनकी अरब सागर है, ये पूरा अरब सागर, यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, ये अपना जल को विसर्जित कर देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनाया गया है पूरा कि ये देखिए सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ पे क्या है, बुखारचू हिमनद है, तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत से इनकी उत्पत्ति होती है, बुखारचू हिमनद से इनकी उत्पत्ति होती है। अब ये सिंधु देखिए बहती हुई जा रही है। फिर उसके बाद इसके जो ऊपर की जो सहायक नदियां हैं, ये यहाँ पे है, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सियोंग, गास्टिन, द्रास, ये सब हैं। अगर हम बात करते हैं नीचे से, तो नीचे से सहायक नदियां में आएंगे इनकी, यहाँ पे देखिए चेनाब है, झेलम है, और यहाँ पे यही चेनाब है यहाँ पे। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी क्या है, इनकी बाएं से सहायक नदियां हैं, ठीक। और पाकिस्तान में दर्दिस्तान के पास सिलट में जाती हैं तो पाकिस्तान में मिलती हैं, फिर उसके बाद कराची से होते हुए अरब सागर में अपने जल को विसर्जित कर देती हैं। अब यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि सतलज जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सतलज जो है वो क्या है,
उद्गम स्थल सतलज का मानसरोवर झील के समीप यहाँ पे स्थित राक्षस ताल में हुआ है, जिसको राक्षस ताल भी कहा जाता है। तो मानसरोवर झील के समीप इनका राक्षस ताल में इनकी उत्पत्ति हुई है, किसकी? सतलज नदी की। और इनके मुहाने पे चिनाब नदी है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सतलज नदी है, ठीक है। देखिए सतलज नदी जो है यहाँ पे, देखिए ये सतलज नदी है। इनके मुहाने पे किसकी देखिए ये सतलज नदी है, ठीक है। और चिनाब नदी जो है इनके मुहाने पे, यहाँ पे इनकी उत्पत्ति होती है चिनाब नदी की। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप इनकी उत्पत्ति हुई है। चिनाब नदी है इनके मुहाने पे। संगम मतलब इनका किससे होता है? चिनाब नदी से। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप तल से। और झेलम जो है बरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से झेलम की उत्पत्ति होती है। चिनाब की जो उत्पत्ति होती है बारालाचा दर्रा है, लाहौल स्पीति में है, वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। और इनकी सहायक नदी कौन है? संगम कहाँ पे जाके मिलेंगी? ये सिंधु में जाके मिल जाएंगी। झेलम चेनाब में मिलेंगी, ब्यास सतलज में मिलेंगी, रावी चेनाब में मिलेंगी और सतलज चेनाब में मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा? गंगा नदी तंत्र पढ़ा। सबसे पश्चिमी एरिया का जो तंत्र था, नदी तंत्र, वो पूरा पढ़ा। ये पूरा पश्चिमी एरिया का पढ़ा। अब हम लोग मध्य में चलते हैं। मध्य का मतलब जो यहाँ पे है मैदानी भाग की जो नदियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। गंगा नदी तंत्र की जो सहायक नदियां, इसके बारे में भी देखेंगे। तो गंगा नदी प्रणाली भारत में सबसे बड़ी और इसकी बारहमासी और गैर बारहमासी नदियों से ये मिलती हैं। क्रमशः उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत से ये निकलती हैं। गंगा अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा द्रोणी में 11 राज्य शामिल हैं, यानी जिन जिन राज्यों में गंगा बहती हैं। उत्तराखंड से स्टार्ट होती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास से गंगोत्री हिमनद से हुई है। तो यानी कि ये याद कीजिएगा, गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री हिमनद से हुई है। यहाँ पर इसे भागीरथी, जहाँ पे गंगा की उत्पत्ति होती है वहां पे इनको क्या कहा जाता है? भागीरथी के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आएंगी यहाँ पे, तो रुद्र यहाँ पे भागीरथी जो होगा किससे संगम होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? गंगा का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये चीज भी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पूछता भी है ये। अब यहाँ पे है मध्य और लघु हिमालय को काट कर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में, देखिए ये है ना देवप्रयाग, तो यहाँ पे है देवप्रयाग में जो है, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग में भारत भागीरथी किससे मिलती है? यहाँ पे भागीरथी जो है, भागीरथी ये किससे मिलेंगी? अलकनंदा से मिलेंगी। अब यही अलकनंदा से जब मिलती हैं ये भागीरथी अलकनंदा से, तो यहाँ पे गंगा, फिर इसके बाद जो उत्तराखंड के मैदानी एरिया में जब बहने लगती हैं तो यहाँ पे इनको गंगा कहा जाता है। तो यहाँ से इनका नाम गंगा पड़ता है। लेकिन जब इनकी उत्पत्ति होती है तो इनको भागीरथी कहा जाता है। और ये भागीरथी अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। इसको आप लोग भादव से याद कर लीजिएगा। भागीरथी हो गया, देवप्रयाग हो गया, वो से क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलकनंदा, यहाँ पे ऐसे करके याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार में गंगा मैदानी इलाकों में ये प्रवेश करती हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। झारखंड, बिहार, पूरा एरिया ये चलती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और याद कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है आपके कहाँ से गंगा की उत्पत्ति होती है वो देखते हैं हम लोग। देखिए ये है ना आपका बना हुआ है यहाँ पे भागीरथी, ये देखिए भागीरथी नदी, गोमुख से इनकी उत्पत्ति होती है गंगा की। जहाँ पे जब जहाँ उत्पत्ति होती है वहां पे भागीरथी कहा जाता है। यहाँ पे टिहरी बांध बना है। फिर इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पे देखिए ये मिलती हैं, किससे मिलती हैं? देवप्रयाग से। यहाँ पे आकर के भागीरथी भी यहाँ पे इधर से आती हैं गोमुख से होते हुए, और इधर में अगर आप देखिए तो अलकनंदा भी इधर ही आ रही है। ये एरो आप लोग देख पा रहे होंगे, अलकनंदा भी इधर ही आ रही है। तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन क्या है? देवप्रयाग में है, ठीक है। मिलन कहने का मतलब कि कहाँ पे दोनों जन मिलती हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखते हैं कि ये रुद्रप्रयाग है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में क्या होता है? मंदाकिनी इधर से आ रही हैं, मंदाकिनी इधर से आ रही हैं, और उसके बाद यहाँ पे आ रही है अलकनंदा। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो मिलन है वो रुद्रप्रयाग है, ठीक है। ये भी याद कीजिएगा। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का क्या है? रुद्रप्रयाग है। अब आगे बढ़िए अगर, तो यहाँ पे क्या है? कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग में पिंडर मिल रही है, इधर से आ रही हैं, और इधर से कौन आ रही है? विश्वप्रयाग हो गया, अलकनंदा नदी हो गया, धौली गंगा है, ठीक है। तो ये चीज याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा प्लस अलकनंदा,
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार, और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा प्लस धौली गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। विष्णुप्रयाग देखिए यहाँ पे है विष्णुप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, इसको आप जितना हो सके उतना टर्मिनोलॉजी इसको याद कीजिएगा, यहीं से याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये प्रयागराज इलाहाबाद से यमुना, मतलब प्रयागराज में यमुना से मिलती हैं कौन, गंगा। गंगा के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये प्रयागराज में गंगा यमुना से मिलती हैं। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। गंगा बेसिन अकेले भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में ये आच्छादित होती है। महत्वपूर्ण बांध देखे तो भागीरथी नदी पे जो है गंगा की सहायक नदी है, इस पर टिहरी बांध है, फरक्का बैराज है, ये सारे बांध इस पे बने हुए हैं। गंगा के मैदान की बड़ी संख्या में, मतलब अगर देखें गंगा के मैदान के किनारे तो बड़ी संख्या में क्या है, शहर स्थित है। तो कितने शहर स्थित है ये पूछ लेता है कभी कभी, तो सहारनपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, ये काशी, मतलब वही वाराणसी काशी एक ही है, पटना, भागलपुर, कोलकाता, और यहाँ पे हावड़ा और ढाका, ये सारे जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। पद्मा नदी के जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद ये मेघना में के नाम से जानी जाती है, और हुगली नदी के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। बांग्लादेश में ये जो दोनों, भारत और बांग्लादेश दोनों में स्थित है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पूछता है गंगा की बाएं से सहायक नदी बताइए, और दाएं से सहायक नदी। तो देखिए गंगा जो है उनकी बाएं से सहायक नदी अगर हम लोग देखते हैं तो ये है रामगंगा। देखिए रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंगा है, कोसी है और महानंदा। ये सारी क्या है, इनकी जो है ये सारी बाएं से सहायक नदी है। ठीक है, तो ये क्या है, सारी बाएं से सहायक नदी है, यहाँ से उत्पत्ति होती है गंगा की। तो यहाँ पे अगर आएंगी ये सारी क्या है, देखिए ये है गंगा नदी ना, उत्तराखंड के गौमुख से यहाँ पे। तो देखिए इनकी जो की सारी क्या है, ये बाएं से सहायक नदी है। अगर दाएं से देखते हैं तो सोन और यमुना आएंगी। देखिए ये है यमुना और सोन। ठीक, तो ये आएंगी, और ये जो टोन्स है हुगली, ये यमुना की सहायक नदी है, टोन्स। यहाँ पे वही है गंगा की सहायक नदियां। अब देखिए यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा भी रख दिया, अलकनंदा। देखिए यहाँ पे संगम स्थल देवप्रयाग में मिलती हैं। नदी क्या है, सोन नदी यहाँ पे मिलती है। रामगंगा कन्नौज में, संगम स्थल गंडक नदी का यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कन्नौज में ये मिलती हैं। यमुना प्रयागराज में मिलती हैं, किससे, गंगा से। अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, गंगा से, देवप्रयाग में मिलती है। रामगंगा कहाँ पे मिलती है, गंगा से, कन्नौज में। यमुना कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। गोमती गाजीपुर में मिलती है, घाघरा जो है वो छपरा में मिलती है। सोन नदी पटना में मिलेंगी गंगा से, गंडक हाजीपुर में, कोसी भागलपुर में, और महानंदा जो है ये मालदा में मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं देवप्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, अलग कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, नंदाकिनी है सॉरी, और यहाँ पे विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, इसको पंच प्रयाग के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब ये कुछ गंगा नदी पे बनी जो परियोजनाएं हैं ये भी देख लीजिए, जैसे टिहरी बांध है, टनकपुर। टिहरी इंपॉर्टेंट है तो टिहरी याद कर लीजिएगा। भीलगंगा भागीरथी नदी पर है, बस यही याद कीजिएगा। और रिहंद परियोजना याद कीजिएगा, ये किस नदी पे है। ठीक है, ये जो है सोनभद्र जिला में, उत्तर प्रदेश नामक स्थान पे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है ये। ठीक, और यहाँ पे आ जाता है आपका, तो ये इतना भी नहीं इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध वांध पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देख लेते हैं चार पांच हम लोग। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है, तो ये पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जानी जाती है ये। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। भागीरथी कहाँ पे, इनका जो है अलकनंदा में इनका नाम क्या पड़ जाता है, यहाँ पे गंगा, देवप्रयाग में सॉरी, जब बन मिलती हैं अलकनंदा से तो यहाँ पे इनको गंगा कहे जाने लगती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन की बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। और बेतवा नदी मिलती कहाँ पे है, तो ये यमुना से मिलती है। ठीक है, ये आर में 2014 में आया हुआ है। और देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, इनके में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। पुनपुन है, अजय है, जोंक है और जलांगी। तो जोंक नदी नहीं है। जोंक नदी जो है ये महानदी बेसिन का एक क्या है, ये सहायक नदी है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, सोन है, हिंडन है, शारदा है और
यहाँ पे गंडक, तो गंडक नदी यूपी से नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। ये नदी नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी जिसमें हम लोग पूरा दक्षिण भारत की नदियां पूरा पढ़ेंगे। अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।